जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। धन्यवाद। रूस के मॉस्को शहर में म्यूजिक कंसर्ट से पहले कल एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 60 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 150 से भी ज़्यादा लोग घायल हैं। हमारे साथ वैभव सर हैं जो जियो पॉलिटिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। सर, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, रूस ने इसको आतंकवादी हमला माना है और इसकी जिम्मेदारी आईसिस ने ली है, तो क्या देखते हैं इसको सर? किस तरह से ये रिलेट है? क्या ये जो उनका यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है उससे कहीं रिलेट होता है ये? देखिए, अगर आप नॉर्मली किसी से बात करेंगे इंडिया में, लोग अमेरिका के खिलाफ बोलने में ना थोड़ा संकोच करते हैं, क्योंकि लोगों के बच्चे रहते हैं, लोगों को वीज़ा चाहिए होता है, जाना आना होता है, तो हर कोई बहुत मोहतात होके बड़ा बच बचा करके कोई भी बात करता है इस तरह के मामलों पे। लेकिन हम तो सच्ची बात कहते हैं, जो साफ सुथरी बात है, जो सही इन्फॉर्मेशन है। ये हमारा मतलब दायित्व ही नहीं है, हमारे ये मतलब नैतिक दायित्व भी है, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने व्यूअर्स को हम सही चीज़ बताएं। देखिए, जो ऑनेस्ट एनालिसिस होगा इसका, आईसिस क्या है, आज पहले इस पर डिस्कस कर लेना कि आईएसआईएस क्या है। एक आम धारणा तो है कि इस्लामिक संगठन है। इस्लामिक संगठन है, चले ठीक है, वो एक इस्लामिक संगठन है। आईसिस बनी कहाँ थी? सीरिया में, इराक में? अमेरिका? नहीं, सीरिया और इराक में बनी ना। उनके जो फुट सोल्जर्स थे, जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो कहाँ से वो सारा परवान चढ़ी? वो जो लोकल रिक्रूट्स थे सीरिया के, इराक के, जो सुन्नी मुसलमान थे, उनको जो है रिक्रूट किया गया और जो सबसे वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट जो लॉट था उसको उठाया गया और अमेरिका की ग्वांटानामो बे में और बाकी जेलों में, जहाँ पे ये सारे के सारे बंद थे ले जा करके, इराक और लीबिया के और अफगानिस्तान के जो जिहादी थे, इनको जो है ट्रेन कर करके वहाँ भेजा गया वापस। किस लिए? बशर अल असद की गवर्नमेंट गिराने के लिए, तख्ता पलट करने के लिए, कि बशर अल असद को किसी भी तरीके से टॉपल करके गिराया जाए। उसमें कुछ लोकल कंट्रीज का इंटरेस्ट भी था, क्योंकि बशर अल असद जो है वो एक शिया है। असद फैमिली एक शिया फैमिली है, जो कि एक बाथिस्ट पार्टी के लोग हैं, सोशलिस्ट माइंडसेट के। और हिस्टोरिकली हमेशा जो है असद के जो फादर भी थे, वो भी ही वॉज मच मोर क्लोजर टू यूएसएसआर, तब का जो आज रशिया है। और एंटी अमेरिका तो नहीं कह सकते, बट वो प्रो अमेरिका भी कभी नहीं रहे। और जो लोकल जो अरब कंट्रीज हैं वहाँ पे वेस्ट एशिया में, वो कौन सी हैं? ये जितने भी हैं, ये जो आपके यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, ये सब सारे के सारे ये वो हैं जो सुन्नी रूल्ड सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। वहाँ पे अब ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। लेबनान में भी अगर आप देखें तो हिजबुल्ला की पावर बढ़ रही थी, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। यमन में भी धीरे धीरे जो है वो हिजबुल्ला अपनी जो शिया क्लर्जी है उसके थ्रू, हुथियों के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था। तो इसको एज अ थ्रेट जो है इन वेस्ट एशियन कंट्रीज ने, सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट, इन्होंने एज अ थ्रेट लिया कि अगर ये शिया, अगर ये यहाँ पे अगर डोमिनेंट फैक्टर्स हो जाएंगे तो हमारी सत्ता खतरे में होगी। और एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में आया था, उस तरह का इस्लामिक रिवॉल्यूशन यहाँ लाने की बात होगी। तो लोहे को लोहा काटता है, तो वो इस्लामिक रिवॉल्यूशन, ये उन्होंने कहा कि हम एक काउंटर इस्लामिक रिवॉल्यूशन खड़ा कर दें सीरिया में। अमेरिका ने प्रोजेक्ट दिया, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज थी, उन वेस्ट एशियन कंट्रीज ने उसमें पैसा डाला, रिसोर्सेज डाले, जिसमें कि सबसे आगे जो था वो कतर था। सऊदी अरेबिया के और यूएई के बहुत सारे रिजर्वेशंस थे, ये उसके सपोर्ट में नहीं थे। ये ऑन द रिकॉर्ड जाना चाहिए कि सऊदी अरेबिया और यूएई ये दोनों नहीं चाहते थे कि इस आईसिस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए या इनको यहाँ पे लाया जाए। लेकिन चूंकि कतर उनके साथ में था और अमेरिका का जो सबसे बड़ा बेस है पूरे वेस्ट एशिया में वो कतर में है, चाहे उनका नेवल बेस हो, चाहे एयरफोर्स का बेस हो, चाहे उनका सीआईए का बेस हो, वो दोहा में है। तो पूरा का पूरा वेस्ट एशिया, पूरा का, या उसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, उसको वो वहीं से बैठ के अमेरिका कंट्रोल करता है। और जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा चैनल जो यूज किया गया आईसिस की भर्ती के लिए, आईसिस को जस्टिफाई करने के लिए, आईसिस को बढ़ावा देने के लिए, वो था अल जजीरा। अल जजीरा जो कि इंडिया के खिलाफ आप देखते हैं अक्सर जो है हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ और इनके खिलाफ वो प्रोपेगेंडा आर्टिकल्स, प्रोपेगेंडा वीडियोस, प्रोपेगेंडा डिबेट्स वो करते रहते हैं इंटरनेशनली। ये अल जजीरा जो था ये सबसे आगे था, फ्रंट रनर था। और यूसुफ करदावी
यूसुफ करदावी जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड का, एक इख्वानुल मुस्लिमीन का, जो कि खुद अपने आप में एक पॉलिटिकल जिहादी संगठन है, जिसका काम ही है कि मुसलमानों को, पढ़े लिखे मुसलमानों को जो भी सत्ता में है उसके खिलाफ भड़काओ, वहाँ पे दंगे करवाओ, वहाँ पे बलवे करवाओ, वहाँ पे क्रांति लेके आओ, सो कॉल्ड कोट एंड कोट। और वो इस्लामी क्रांति होनी चाहिए ताकि हुकूमत जो है वो आवाम तक पहुँचे। वो हुकूमत को आवाम के हाथों में ले जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी भी है, अगर मुस्लिम ब्रदरहुड का जो नेता है, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो पावर में नहीं है तो आवाम के पास पावर नहीं है। आवाम के पास पावर तब आएगी जब मुस्लिम ब्रदरहुड वाला, इख्वानुल मुस्लिमीन वाला वहां पे सत्ता में होगा। यूसुफ करदावी ने अल जजीरा के ऊपर बैठ करके फतवे देने शुरू किए। यूसुफ करदावी मिस्र का, इजिप्ट का रहने वाला एक मौलवी था और मुस्लिम ब्रदरहुड का सबसे बड़ा नेता था, जिसको कि इजिप्ट ने देश निकाला दे दिया था। वो इजिप्ट नहीं जा सकता था। अगर वो इजिप्ट जाता तो उसको जेल में डाल के फांसी देते, क्योंकि उसने लोगों को, आवाम को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काने का काम, दंगे कराने का काम, तहरीर स्क्वायर जैसे प्रोटेस्ट कराने का काम उसने किया था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने, यूसुफ करदावी, कतर वालों ने, CIA ने उसको वहां से निकलवाया इजिप्ट से, और कतर ने उसको अपने यहाँ वेलकम किया और उठा करके अल जजीरा पे उसको प्रोग्राम दिया, जिस पे बैठ करके यूसुफ करदावी जस्टिफाई करता था सुसाइड बॉम्बिंग्स को, लोगों की हत्याएं करने को, इनोसेंट लोगों को मारने को। उनकी गर्दनें, आपने देखा होगा आईसिस के पहले वीडियोस आते थे, वो ऑरेंज कलर की, भगवा कलर की वो जैकेट पहनाते थे और लोगों को, फिर उनकी गर्दनें काटते थे, उसका लाइव स्ट्रीम करते थे। और वो उस जमाने में 2013-14 में 4K क्वालिटी हाई डेफिनेशन वीडियोस वो आते थे, और वो प्रॉपर म्यूजिक के साथ, और प्रॉपर से लगता था कि हॉलीवुड का प्रोडक्शन है ये। वो भी मतलब कहीं दूर जंगलों में, गुफाओं में कर रहे होते थे, जहाँ नेटवर्क होने का कोई मतलब ही नहीं है। और वो उनको खड़ा करके कि वो वार्निंग देते थे और उनकी गर्दनें काटते थे, शियाओं की, यजीदियों की और इन बाकी जो कुर्दों की, और गर्दनें काट करके, और उसका जो है लाइव स्ट्रीम करते। तो एक एक बार में 200-200, 300-300 लोगों की गर्दनें काटते थे। तो ये जो सारा का, और इसको जस्टिफाई कौन करता था? यूसुफ करदावी। वो कतर में रहता था। वो कतर में CIA के आशीर्वाद से रहता था ना, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड या आइसिस, ये दोनों ही CIA के प्रोजेक्ट्स हैं। इनको बनाया ही गया था जो लीबिया के और सीरिया के जो रिसोर्सेज है, एक तो वहां पे कब्जा करो, और उनके जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ऑयल है, चाहे मिनरल वेल्थ है, चाहे जो कुछ भी है, उसको एक्सप्लॉइट करके आप लेके जाओ। इसमें उनको सबसे ज़्यादा कोलैबोरेशन किसने किया? उसमें सबसे ज़्यादा कोलैबोरेशन इनको टर्की ने दिया, एर्दोगान ने। एर्दोगान ने क्यों दिया? क्योंकि एर्दोगान खुद मुस्लिम ब्रदरहुड का एक बहुत बड़ा आइडियोलॉग रहा है, उनका कार्यकर्ता रहा है। प्लस ये कुर्दों को मारते थे, कुर्दों की गर्दनें काटते थे आइसिस। तो एर्दोगान को ये था कि ये शियाओं को तो मार ही रहे हैं, कुर्दों को मार रहे हैं। और टर्की ने एक बहुत बड़ा, जो कुर्दिस्तान, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है, कुर्दिस्तान के ऊपर, कई बहुत बड़े हिस्से के ऊपर इसने कब्जा किया हुआ है टर्की ने। तो कुर्द टर्की के खिलाफ अपनी टेरिटरी लेने के लिए वापस बहुत समय से लड़ रहे हैं, और कुर्द भी मुसलमान है बाय द वे। और टर्की जो है उनके ऊपर भाई एयर बॉम्बिंग करता है, फाइटर जेट से बॉम्बिंग करता है, उनको मारता है। लेकिन इतने 50, 60, 70 साल में आज तक वो कुछ कर नहीं पाए, उस मूवमेंट को, कुर्दों की उस मूवमेंट को क्रश नहीं कर पाए आज तक। तो उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखी कि इन कुर्दों को भी इन आइसिस के थ्रू अगर हम मरवा देते हैं, ये मूवमेंट खत्म हो जाती है। तो एक तो जो रिसोर्सेज जा रहे हैं, जो ऑयल जितना भी जाता था चोरी करके सीरिया से या लीबिया से, वो वाया टर्की जाता था। और उसमें कमीशन कौन खाता था? एर्दोगान का जो बड़ा बेटा है, वो सबसे बड़ा कमीशन खोर था उसमें। वो उसमें कमीशन खाता था, उसने अरबों डॉलर बनाए उसमें। मैं देखने वालों को, जो खास तौर पर जो मुसलमान देख रहे हैं, जो एर्दोगान को मसीहा समझते हैं, आप सुन लीजिए कि एर्दोगान की हकीकत क्या है। ये जो पूरी की पूरी मूवमेंट थी आइसिस की, ये ऑलमोस्ट सीरिया पे कब्जा कर चुके थे। डमास्कस नहीं पहुंचे थे, जो राजधानी है, तब तक से उसमें एंट्री होती है किसकी? रशिया की। क्योंकि सीरिया वेस्ट एशिया में रशिया का आखिरी एलाई रह गया था, क्योंकि उनके जितने भी एलाई थे, चाहे वो इराक था, चाहे बाकी कंट्रीज थी, वो सारे के सारे अमेरिका ने टॉपल कर दिए थे। गद्दाफी को भी लीबिया में उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया था, सद्दाम हुसैन को इराक में न्यूट्रलाइज कर दिया था। और जिस समय उन्होंने ये काम किया, उस समय रशिया उस पोजीशन में नहीं था कि अमेरिका से भिड़ पाता, तो वो सिर्फ देख रहे थे बाहर से बैठ के। लेकिन इस समय रशिया उस पोजीशन में था, तो पुतिन ने एंट्री ली। पुतिन ने कहा कि अब हम ये रशिया वाला जो विकेट, सीरिया का जो विकेट है, ये हम नहीं करने देंगे। तो पुतिन ने वहां पे अपने फाइटर जेट्स भेजे, एयर डिफेंस सिस्टम S-400, जो कि इंडिया ने भी खरीदा है, वो लिया, ताकि इनको जो सपोर्ट मिल रही है टर्की से, इनको जो सपोर्ट मिल रही है अमेरिका से, CIA से, इसको काउंटर किया सके।
और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सीरियन फोर्सेस अचानक से ग्राउंड गेन करना शुरू कर देती हैं और उन्होंने पूरे सीरिया के ऊपर वापस अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अभी भी कुछ हिस्से हैं, कुछ पॉकेट्स हैं जो कि सीरियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, उनको अभी भी आईसिस या आईसिस के जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं वही कंट्रोल करते हैं। बट फिर भी उन्होंने बेसिकली उनको वहां फेल कर दिया और आईसिस का जो प्रोजेक्ट था वो फ्लॉप हो गया। फिर एक नया चीज शुरू होती है, आईसिस है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, या इसको आइसिल कहते हैं, कि इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड लेवेंट। तो अब इन्होंने बनाया ISKP, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस। अब आप कहेंगे यार इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, ये बेसिकली कहते हैं कि आइसिस का जो साउथ एशिया, खुरासान बेसिकली कुरान में या हदीसों में जो खुरासान का रेफरेंस आता है वो बेसिकली साउथ एशिया को लेकर के आता है। दक्षिण एशिया जहाँ पे भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो इस साउथ एशिया का ये ISKP एक वर्जन आया। तालिबान को काउंटर करने के लिए इनको लगा कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो तालिबान को काउंटर कौन करेगा, तो इन्होंने तालिबान को काउंटर करने के लिए ISKP बनाई और ISKP को इन्होंने फंड किया। आपको याद होगा ना कि बहुत सारे हथियार, बहुत सारे पैसे, मिलियंस एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये छोड़ के चले गए, मॉडर्न इक्विपमेंट छोड़ के चले गए। वो क्यों छोड़ के चले गए थे? अगर वो इन चीजों को ला सकते थे तो ले भी जा सकते थे। वो तो उनके लिए मसला ही कोई नहीं है अमेरिका जैसी कंट्री के लिए, लेकिन वो छोड़ के गए। किसके लिए छोड़ के गए? ISKP के लिए छोड़ के गए। तालिबान के वो ग्रुप्स जो उनको उम्मीद थी कि शायद ये टूट करके ISKP से मिल जाएंगे, उनके लिए छोड़ के गए। और हुआ क्या, उसके बाद जब तालिबानी गवर्नमेंट आई तो तालिबानी गवर्नमेंट ने जो पहला काम किया, उन्होंने ISKP के जितने भी सपोर्टर्स थे, अगर उनको पता चल गया कि इस गांव के इस घर में एक बंदा है जो ISKP को सपोर्ट करता है, ISKP का मेंबर नहीं है बट उनकी विचारधारा से सहमति रखता है, तो उस पूरे गांव को मार दिया उन्होंने, तालिबान वालों ने। एक गांव के, एक घर के, एक परिवार के एक सदस्य अगर उनको था कि ये ISKP के प्रति सिंपैथी रखता है तो उस पूरे गांव को मार दिया गोली तालिबान ने, क्योंकि उनको पता था कि ISKP वाला जो प्रोजेक्ट है ये इनका प्रोजेक्ट है, अमेरिका का, क्योंकि मूल जो आईसिस भी जो प्रोजेक्ट था वो इन्हीं का था। तो उन्होंने मार दिया। फिर भी बहुत सारे बच गए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तालिबान भी पूरे अफगानिस्तान पे तो रूल नहीं करती। कुछ आतंकवादी हमले भी हुए थे, आईएसआईएस ने ली थी जिनकी जिम्मेदारी एयरपोर्ट पे हुआ था जब अमेरिका गए उसके बाद। और अमेरिका की या CIA के जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ग्राउंड असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? क्योंकि अमेरिका किसी को रिक्रूट करके भेज दे तो वो जब तक लोकल सपोर्ट ना वो ऑपरेट नहीं कर सकता ना, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? तो हमने एक वीडियो में, एक आपको याद होगा कि हमने वो न्यूज़ भी दिखाई थी और फोटोग्राफ दिखाए थे उन ISI ऑफिसर्स के, जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के ऑफिसर्स हैं, 6 ऑफिसर्स, जिनकी फोटोग्राफ्स बाज़ाब्ता वो थी, लीक की गई और एक न्यूज़पेपर ने, द फ्राइडे टाइम्स ने उसको छापा, उसको छाप करके दिखाया कि ये 7-8, और ये तालिबान ने लीक की ये खबर। तालिबान की जो इंटेलिजेंस है, मुखाबरात, उन्होंने बताया कि ये सारे के सारे जो 8 ऑफिसर्स हैं ये इनकी फोटोग्राफ्स है और ये इनकी डेजिग्नेशन है और ये ISKP को रन करते हैं ग्राउंड पे, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस को। और ये सारे के सारे, और ये अपने मन से तो कर नहीं रहे, बेसिकली ये सारा का सारा काम ISKP को रन करने का ये CIA की मदद के लिए किया जाता है। और पाकिस्तान आर्मी ये काम पिछले 75-76 साल से करती रही है कि CIA के ऑपरेशंस अपने यहाँ से रन करते हैं। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। तो मैं हमेशा जब कहता हूँ कि जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है या ये जो अमेरिकन जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो FBI हो, चाहे DEA हो, चाहे वो CIA हो, ये वेहमेंटली एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं। CIA तो हमेशा से आपके अगेंस्ट में है, CIA कभी भी आपके सपोर्ट में नहीं है और CIA हर उस तरीके को इस्तेमाल करती है जिससे उसका उल्लू सीधा होता हो। यूक्रेन में ये हार रहे हैं, क्रीमिया हार चुके, यूक्रेन में हार रहे हैं। यूक्रेन में रशिया जो है वो डेली, एवरी डे टेरिटरी गेन कर रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, 6 महीने, 8 महीने, साल भर और लगेगा और वो यूक्रेन पर पूरा कब्जा कर लेंगे। सबको पता है ये चीज़। और अमेरिका, CIA अपना सब कुछ लगा करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो अमेरिकन टैक्स पेयर मनी जो है इन्होंने यूक्रेनियंस को दी है, और नतीजा क्या निकला है? कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था, अब इन्होंने कहा कि अब इसको काउंटर कैसे करना है।
तो ऑर्गेनाइजेशन कौन है जो करने के लिए? ISKP। भाई CIA नहीं पैदा किया है, उसी ने दूध पिला करके पाल पोस के बड़ा किया है ना इनको, आईसिस को। तो वो ISKP है जो करेगी। करवाएगा कौन? ग्राउंड सपोर्ट कौन प्रोवाइड कराएगा? वो ISI है। ISI और ISIS में बस वर्दी का डिफरेंस है ना। ISIS और ISI इन दोनों में सिर्फ वर्दी का डिफरेंस है। ये वर्दी पहनते हैं खाकी, वो नहीं पहनते, वो काले कुर्ते पजामे पहनते हैं। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ISIS करेगी आतंकवादी हमला, ISI जो है उनको टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल सपोर्ट देगी। ये सारा का सारा ये सेम वही पुरानी शराब जो है ना नई बोतल में डाल करके पेश की जा रही है। हमेशा से ऐसा ही होता रहा है, आज भी हो रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। क्रॉकस सिटी सेंटर जहां पे ये हमला हुआ, क्रॉकस सिटी सेंटर जो है ये एक वहां पे म्यूजिक कॉन्सर्ट होना था। म्यूजिक कॉन्सर्ट में 4 लोग घुसे और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू की। 60 लोगों को मार दिया, 200 से ज्यादा घायल हो गए। चलिए आपने कर लिया और वहां से निकल भी गए, वही चीज, वहां से मार करके भागने में सक्सेसफुल हुए। चलिए कोई बात नहीं, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था, उसका बेनिफिट हमेशा अटैकर को मिलता है। जो भी सरप्राइज अटैक होते हैं उसमें ये बेनिफिट हमेशा अटैकर को होता है, तो कहते हैं एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। लेकिन जो दिमित्री मेदवेदेव, जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी है रशिया के, रूस के, और आज की डेट में नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, चूंकि हेड तो पुतिन है खुद, दिमित्री मेदवेदेव ने जो स्टेटमेंट दी है कि हाँ ये जितने भी हैं, जिन्होंने भी ये किया है, इनके ऊपर हम आग बन करके टूटेंगे, इनको हम मिट्टी में मिला देंगे, ये कोई भी हो, जहां से भी आए, उनका जो भी सपोर्ट करता हूं हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। और जो रशिया का ट्रैक रिकॉर्ड है वो मैं आपको बता दूं, रूस जो है ना जब कार्रवाई करता है ना तो सिर्फ आतंकियों को नहीं मारता, रूस उन आतंकवादियों के परिवारों को भी मारता है। रूस का कोई ह्यूमन राइट्स का और इसका नहीं है फंडा। अगर उन्हें पता चल गया कि अगर संजय राजपूत ने यह काम किया है तो संजय राजपूत को भी मारेंगे, संजय राजपूत के परिवार के हर एक सदस्य को भी मारेंगे, और परिवार को पहले मारेंगे और संजय राजपूत को लास्ट में मारेंगे। पहले परिवार को मारेंगे जाके वो। तो ये बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने बहुत हल्के में लिया है। रूस इस तरह की चीजों को बिल्कुल लाइटली नहीं लेता। रूस हमला करेगा और इनको मारेगा, चाहे इनको मारने के लिए उसको सेंट्रल, चाहे ये चेचन रहे हो, क्योंकि देखिए वहां पे जो सबसे ज्यादा रेडिकलाइज जो मुस्लिम एलिमेंट है वो चेचन्स हैं। तो चाहे वो चेचन्या से रहे हो, चाहे वो कहीं सेंट्रल एशियन कंट्री से रहे हो, चाहे वो अफगानिस्तान से रहे हो, जहां भी रहे होंगे वो वहां तक पहुंचेंगे और उनको मारेंगे, 100% मारेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। नो टॉलरेंस पॉलिसी है रशिया की इस चीज को लेकर के। आतंकी को भी मारेंगे, आतंकी के बेटे को भी मारेंगे, उसके बाप को भी मारेंगे, उसके पूरे परिवार को मारेंगे, और परिवार को आतंकी से पहले मारेंगे ताकि उनकी मौत देख करके पहले ही वो मरे और फिर दोबारा उसको मारे। तो ये रूस की मोडस ऑपरेंडी है व्हाइल डीलिंग विद टेररिज्म। ये हमला एक बार हो गया, लेकिन अब ये हमला दोबारा नहीं कर पाएंगे। और ये जो अमेरिका की जो स्टेट डिपार्टमेंट वाले और ये जो आकर के टीवी बोल रहे हैं ना कि तुरंत यूक्रेन ने कहा कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, यूक्रेन का तुरंत आया ना स्टेटमेंट कि भाई इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इसके पीछे बिल्कुल नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है। रूस को पता है किसने क्या किया है, किसने क्या कराया है, और नहीं पता होगा तो वो कर लेंगे वो पता। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी यूजलेस नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। और CIA इतनी बड़ी चैंपियन होती तो सीरिया में अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कर लेती ना। अभी ये 1 महीने पहले अमेरिका ने इनको इनपुट दिया था कि ये झूठ बोल रहे हैं। रशिया ने कैटेगोरिकली बोला है कि इन्होंने हमसे कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं की थी। रशिया ने कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दिया है ऑफिशियल चैनल से कि ये जो क्लेम कर रहे हैं कि हमने इनको पहले ही वार्न किया था, हमने इंटेलिजेंस शेयर की थी इनके साथ। ये वही बात हो गई कि जब इंडिया में 26/11 हुआ तो CIA ने कहा कि यार हमने इनको दिया था, इंटेलिजेंस शेयर की थी, और इनकी शेयरिंग क्या थी, हमने उसके ऊपर DO न्यूज पे वीडियो किया हुआ है, उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया था कि अमेरिका किस तरह से आपको धोखा देता है इस तरह के मामलों में। वो उन्होंने इस्लामाबाद से, लैंगले से नहीं, अमेरिका से इंटेलिजेंस शेयर नहीं की, इस्लामाबाद से एक नोट भेजी थी कि ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जो थ्रेट परसेप्शन का जो लेवल होता है, अमेरिका ने खुद उसको जो है कि C कैटेगरी में डाल के दिया था कि मतलब बिल्कुल ही नेग्लिजिबल चांस है, लेकिन है।
तो उन्होंने खुद उसका कैटेगराइजेशन करके उसको बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पे डाला हुआ था प्रायोरिटी लिस्ट में। तो ये इनकी झूठ, ये अमेरिका की मक्कारियां आज की नहीं है। आपके यहाँ पे जब देखेंगे तो आपके यहाँ कैसे आंदोलन खड़े हो जाते हैं, सीए खड़ा हो जाता है, किसान आंदोलन खड़ा हो जाता है, ठीक है। अभी जो अपने यहाँ जो खालिस्तान का जो मूवमेंट होता है कनाडा से ऑपरेट होता है, और कनाडा और अमेरिका की दोस्ती किसी छुपी तो है यार नहीं। फाइव आइज नहीं होता है ना, तो फाइव आइज का कर्ता धर्ता कौन है? वो अमेरिका है। फाइव आइज में कौन है? अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यही है ना फाइव आइज। तो ये सारे आपस में क्या करते हैं? इनका सबका माई बाप तो अमेरिका है ना, इनको रन तो CIA करती है इन पांचों को। अमेरिकन डीप स्टेट ही सब कुछ पॉलिसी डिसाइड करता है ना इन 5 देशों की। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई कनाडा अलग है, वो आप उनको एक ही नजर से देखिए, एक ही चश्मे से देखिए, वो पांचों एक ही हैं। तो ये सारे के सारे खालिस्तानी कहाँ रहते हैं? कनाडा, यूके, अमेरिका, यहीं रहते हैं। पन्नू अमेरिका में रहता है और ड्यूअल सिटीजन है, कनाडा का भी सिटीजन है, अमेरिका का भी सिटीजन है। तो बाकी लंदन में रहते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो ये सारा का सारा कोइंसिडेंस नहीं है, ये हवा में नहीं हो रही चीज। जितने भी झंडा जलाने की या दूतावास पे अटैक की खबरें आती हैं वो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा से ही आती हैं। सबसे ज्यादा लंदन से आती हैं। आपको याद होगा अभी कुछ महीनों पहले जो इन्होंने अंडे मारे थे भारतीय हाई कमीशन के ऊपर और चढ़ करके झंडा उतारने की कोशिश की थी, जिसको भारत के एक विदेश सेवा के अधिकारी ने जो उसको पकड़ कर जबरदस्ती हटा दिया था। तो ये जो है ना, ये सारा का सारा जो रैकेट है बेसिकली ये CIA चलाती है। ये इनका जो डीप स्टेट है, ये डीप स्टेट सरवाइव ही क्योस पे करता है। दुनिया में क्योस हो, दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वॉर चल रही हो, ताकि इनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सरवाइव करे। ये मैं वो बातें कर रहा हूं जो फैक्ट्स हैं, ये वो बातें हैं जो रियलिटी है। सऊदी अरेबिया से या UAE से जो अमेरिका के जो रिलेशंस खराब हुए पिछले 7-8 सालों में, उसका एक बहुत बड़ा रीजन आइसिस थी। उसका एक बहुत बड़ा रीजन कतर को जो ओवरवेलमिंग पावर इन्होंने दी है वो था, क्योंकि कतर इनकी बिडिंग करता है। कहेंगे आइसिस बना दो तो पैसा दे देंगे, कह देंगे आइसिस के लिए प्रोपेगेंडा करना है तो अल जजीरा ले मालिक अल जजीरा खुला रखा है। लोगों को भड़काना, ये लोगों को भड़काते हैं वहां, इवन वेस्ट एशिया में भी, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में लोगों को, आवाम को भड़काते हैं। ये ब्लैकमेल पे सरवाइव करते हैं कि देख लो हमने इराक के साथ क्या किया है, देख लो हमने सीरिया के साथ क्या किया है, देख लो हमने लीबिया के साथ क्या किया है। आप मुझे बताइए, जब तक गद्दाफी था लीबिया में, एजुकेशन फ्री थी, हेल्थ केयर फ्री था, टेररिज्म के नाम पे 0 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी वहां, ठीक, हजारों लाखों भारतीय भी वहां जाकर काम करते थे। आज की डेट में लीबिया में क्या है? एजुकेशन 0, हेल्थ केयर 0, औरतें वैश्यावृत्ति में इन्वॉल्व है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हर मोहल्ले में एक ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कभी हुआ करता था आज की डेट में मिट्टी में मिला हुआ है पूरा देश। तो ये डेमोक्रेसी अमेरिका ने दी है लीबिया को, यही डेमोक्रेसी वो सीरिया लेके जा रहे थे, यही अफगानिस्तान में, यही डेमोक्रेसी आप इराक में देख लीजिए, अफगानिस्तान में भी तो यही छोड़ गए। तो इनकी जो, यही मैं कहता हूं कि ये सर्वाइव ही करते, इनका सिर्फ एक फंडा है, और इनका जो बस चले तो ये भारत का भी वही हाल करेंगे। भारत, इनको एक भारत नहीं चाहिए। एक भारत इनके मना करने के बावजूद रशिया से तेल ले लेता है। एक अखंड भारत इनके मना करने के बावजूद भी दूसरे देशों से अपने संबंध रखता है। एक अखंड भारत इनके मना करने के बावजूद पाकिस्तान में घुस के ठोक के आता है पाकिस्तान को। एक अखंड भारत इनके मना करने के बावजूद जो है अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है बढ़ा रहा है। तो इनको एक अखंड भारत नहीं सूट करता। 140 करोड़ लोगों का एक साथ रहना और उनका एक जो ग्रुप है और एक अखंडता, देश के ऊपर जो विश्वास है, जो भरोसा है और देश के प्रति जो प्रेम है, इस मिट्टी के प्रति जो प्रेम है, वो उनको सूट नहीं करता अमेरिका को। वो चाहते कम से कम 20-25 अलग अलग भारत बने। उत्तर प्रदेश अलग भारत बने, मध्य प्रदेश अलग भारत बने, जम्मू कश्मीर अलग बने, पंजाब खालिस्तान अलग बने, महाराष्ट्र में 2-3 अलग बने, एक विदर्भ बन जाए, एक महाराष्ट्र बन जाए। ये सारा का सारा इनका प्रोपेगेंडा है। ये इनका एंड गोल वो है, क्योंकि 25 अलग अलग भारत को टेम करना आसान रहेगा, उनको स्क्रू टाइट करना आसान रहेगा, क्योंकि वो कमजोर होंगे सारे छोटे छोटे देश। जैसे सोवियत यूनियन को उन्होंने तोड़ा,
लेकिन सब कुछ तोड़ने के बाद भी रशिया जो है वो उतना बड़ा लैंड मास और उतनी पावरफुल जो है वो इकोनॉमी या उतना पावरफुल मिलिट्री पावर था, इकोनॉमी भले ही नहीं थी। तो पुतिन ने क्या किया, पुतिन जो कि इंटेलिजेंस ऑफिसर था, उसने इस चीज को समझा और उसने समझ करके जो काम किया वो किया कि उसने पहले 15, 20, 25 साल जो है पहले पावर को एक्यूमुलेट किया, संगठित किया, देश में इकोनॉमिक पॉलिसी पे ध्यान दिया, कोई लड़ाई झगड़े नहीं किए किसी भी देश से, अमेरिका के साथ भी कोऑपरेट किया। और जब वो उस परिस्थिति में आ गए, ही वेटेड, कहते हैं स्ट्रैटेजिक साइलेंस उसने अपनाया था। ही वेटेड टिल द मोमेंट वाज राइट। जब वो मोमेंट आया तो सीरिया से जो उसने काम शुरू किया है, सीरिया, फिर क्रीमिया, फिर ये यूक्रेन, एक एक करके वो सब कुछ वापस लेता जा रहा है और कुछ नहीं कर पा रहे। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर पावर, दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी, सबसे बड़ा बजट, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी किस काम आ रही है? कहीं काम नहीं आई। हर जगह से मुंह काला करा के भागे हो ना। अफगानिस्तान से भी भागे, लीबिया से भी भागे, सीरिया से भी भागे, इराक से भी भागे। जीता कौन सा युद्ध है इन्होंने? तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। और अगर रशिया को अगर ये चीज मिल गई कि आईएसकेपी नहीं किया है, और ये आईएसकेपी जो है, भाई अगर हमें पता है तो रशिया को भी तो पता है ना आईएसकेपी का माई बाप कौन, आईसिस किसने बनाई, कैसे बनाई। उनको अगर पता चल गया तो उन्होंने छोड़ना तो है नहीं इनको, अमेरिका को। अमेरिका विल गेट टिट फॉर टैट, वो चाहे यहां मिले चाहे जहां भी मिले। अगर आपने उनके 60 लोग, 60 तो अभी तक मरे हैं, अभी आगे कितने मरेंगे किसी को पता नहीं है, क्योंकि 200 जो घायल है उनमें से भी तो कैजुअलिटीज होंगी। तो इतने लोगों की मौत इतनी आसानी से कोई भी देश नहीं जाने देगा। आईसिस ने कभी अमेरिका पे कोई अटैक किया है? आईसिस ने कभी नहीं किया। भाई अपने माँ बाप पे कोई अटैक करता है? भाई जिसने दूध पिला करके पाल पोस के बड़ा किया है उनको थोड़ी मारते हो आप। वो सीरिया में लड़ रहे थे, उन्हें ये दिखा रहे थे अमेरिकन कि हम आईसिस के खिलाफ जो है, बराक ओबामा जो है वो जा करके यूनाइटेड नेशंस में बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था कि आईसिस इज द बिगेस्ट थ्रेट एंड वी नीड टू काउंटर आईसिस, ये है वो है, दुनिया भर का उसने बातें की। उसने कहा कि मैं एयर रेड सैंक्शन कर रहा हूँ आईसिस के खिलाफ, और वो एयर रेड होती किसके खिलाफ थी? वो सीरियन फोर्सेस के खिलाफ होती थी, या वो ग्रुप जो कि असद को सपोर्ट करता था उसके खिलाफ होती थी। इतनी सारी हमवीज, इतनी सारी टोयोटा की बड़ी बड़ी एसयूवीज आईसिस के पास ब्रांड न्यू आई कहां से? सबसे पहली बात तो इसका जवाब मिलना चाहिए ना। आप देखते होंगे जब काफिले निकलते थे तो हमवीज में बैठ के निकलते थे, फिर वो बड़ी बड़ी टोयोटा की जो है वो एसयूवीज होती थी एकदम ब्रांड न्यू, उनमें बैठ के निकलते थे और काफिला उनका निकलता था 200-200 गाड़ियों का। तो वो गाड़ियां कहां से आती थी? क्योंकि उनमें से कोई गाड़ी सीरिया में तो बनती नहीं, लीबिया में तो बनती नहीं, इराक में तो बनती नहीं, तो इंपोर्ट होके आ रही थी ना। तो कहीं से तो इंपोर्ट हो रही होंगी। वो कौन सा देश था जहां से इंपोर्ट हो रही थी? कभी इसके ऊपर कभी इन्वेस्टिगेशन हुई? अमेरिका के दोगलेपन को आप इमेजिन नहीं कर सकते संजय। मुझे जियोपॉलिटिक्स पढ़ते सीखते सिखाते मुझे 15-16 साल हो गए। मैं जब सोचता हूं कि यार ये दोगलापन अब इतना बड़ा नहीं करेंगे, तो वो करते हैं। जब लगता है कि अब इतना नहीं गिरेंगे तो और गिर जाते, और गिरेंगे। यार आपने अपनी सत्ता के लिए, अब हुआ क्या है, उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान भी ये खुद ही झेल रहे हैं। जितने रेफ्यूजीज हुए लीबिया के, सीरिया के, इराक के, ये सारे भाग भाग के कहाँ गए? अमेरिका, यूके गए, यूरोप में बाकी देशों में गए, बाकी जगहों पे गए। तो आज वहां जाकर के इन्हीं को मार रहे हैं ना, इन्हीं का बलात्कार कर रहे हैं, इन्हीं की माएँ बहनें खींच रहे हैं। तो ये अमेरिका को सूट करता है, क्योंकि इससे अब और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। जब और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा तो और आर्म्स एंड एम्यूनिशन की जरूरत पड़ेगी। जब और आर्म्स एंड एम्यूनिशन की जरूरत पड़ेगी तो और इकोनॉमी हमारी स्ट्रेंथन होगी, अमेरिकन इकोनॉमी। ये लॉकहीड मार्टिन, ये बोइंग, ये मैकडोनल्ड, डगलस, ये सारी की सारी जो बड़ी बड़ी इनकी कंपनियां हैं, इन कंपनियों का बिजनेस बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। वॉल स्ट्रीट में जो बैठे हैं काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, वहां बैठ करके फिर सारे के सारे जो थिंक टैंक वाले वो बैठेंगे सर जोड़ करके, और वहां पे ये डिसाइड करेंगे कि अब अगला कॉन्फ्लिक्ट कैसे इसको एक्सप्लॉइट करना है और कैसे स्टॉक्स की वैल्यू ऊपर जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एक करप्ट सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, जो लोगों की लाशों पे, लोगों की जानों पे और उनके खून के ऊपर ये बना हुआ सिस्टम है। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। कहते हैं ना, बिटर रियलिटी ऑफ जियोपॉलिटिक्स। कोई भी चीज ऐसे नहीं होती, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप नहीं बनती, कोई भी मूवमेंट अपने आप नहीं खड़ा होता, कहीं भी हो। इवन पाकिस्तान के अंदर भी जो पाकिस्तान के खिलाफ भी लड़ रहे हैं वो ऐसे नहीं खड़े हुए हैं।
उनको भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सपोर्ट मिलता है तो वो लड़ रहे हैं। ये जो बुरहान वानी था, वो जब वर्दी में, आपको याद होगा, कैमोफ्लाज वर्दी में घूमता था वो, ठीक है, वो कैमोफ्लाज वर्दी कहीं सिली गई होगी ना, उसकी फिटिंग ली गई होगी बुरहान वानी की, फिर वो इंडिया में तो सिल के आई नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं तो सिली होगी। उसके पास जो वेपन्स थे, वो वेपन्स कहीं ना कहीं से तो आए थे, किसी न किसी ने तो प्रोवाइड किया है। बुरहान वानी तो कोई बंदूक बनाने की फैक्ट्री नहीं लगाया ना। तो ये सारी की सारी चीजें ना, ये बिना स्टेट सपोर्ट के, बिना किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के सपोर्ट के ये नहीं चलती। इस तरह के हमले भी नहीं होते। मॉस्को में भी जो अटैक हुआ, वो उन्होंने सेना की वर्दी पहन, सुरक्षा बलों की वर्दी पहन रखी थी, रशियन गन भी थी उनके पास जो KGF 2 में दिखाई गई है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी उन्होंने। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये मतलब बहुत कम होता तो ये गन्स और ये जैकेट्स बुलेट प्रूफ और ये थर्मो कैम्स और ये नाइट विजन गॉगल्स, ये सब कौन छोड़ के गया था अफगानिस्तान में? कौन छोड़ के गया है? जो छोड़ के गया है, मैं आपको कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कि आप डॉट्स जब कभी भी जब मिलेंगे, रशिया कभी भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगा और जब इसके ऊपर वो करेगा, तो आप देखेंगे इसके डांडे कहीं ना कहीं घूम फिर करके अमेरिका से मिलेंगे, CIA से मिलेंगे, और इसकी कॉस्ट वो पे करेंगे। रशिया इनको इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, चाहे जो कर ले। अच्छा, भारत में भी सर अभी AMU का एक स्टूडेंट पकड़ा गया है, अलीगढ़ मुस्लिम मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, वो भारत प्रमुख है ISIS का। उसमें भी क्या मतलब, जो भारत जिस तेजी से तरक्की कर रहा है हर दिशा में, जो उसके जो एंटी अमेरिका कंट्रीज हैं उनके साथ भारत के रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो क्या अमेरिका को खटक रही है ये चीज़, ये डॉट यहाँ भी जुड़ सकते हैं? यार देखिए, अब तक ना करीब 250 से ज़्यादा जो है ना लोगों ने भारत में ISIS ज्वाइन की है, 250 से ज़्यादा, 2014 से लेके अभी तक। आबादी को देखते हुए तो बहुत कम है। नहीं, बहुत कम है, लेकिन 250 ISIS के, ये जो कल हमला किया जिन्होंने 200 लोगों को मारा, मारा 4 ही तो थे वो, तो उस हिसाब से आप 250 को कंपेयर कीजिए कि कितना वो हैवक क्रिएट कर सकते हैं। आबादी के हिसाब से आप उसको मुस्लिम कम्युनिटी से मत जोड़िए, आप ये देखिए कि ये वो 250 लोग अगर 4 इतने मार सकते हैं तो 250 कितने मार सकते हैं, इस हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। इसमें से करीब 150 जो है वो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 150 को तकरीबन पकड़ा हुआ है। ये जो फारूकी पकड़ा गया, ये बहुत बड़ा कैच था इंडियन एजेंसीज के लिए, क्योंकि ये इंडिया हेड था ISIS का, और ISIS का जो ISKP का इंडिया हेड, क्योंकि ISIS की जो रीजनल ब्रांच है वो ISKP है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का जो इंडिया हेड है वो ये फारूकी था। तो इसमें से 25 को करीब मारा भी है भारतीय एजेंसियों ने, मुठभेड़ में मारे भी गए। कुछ 70-80 जो है वो अभी भी ऑन द लूज हैं, और इन 70-80 में से कुछ 60 ऐसे हैं जो कि अफगानिस्तान में, सीरिया में और इराक में लड़ चुके हैं और अभी जिंदा हैं। तो उनका रेडिकलाइजेशन का लेवल, वो बैटल हार्डेंड है, वो ट्रेंड है, तो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए। तो इंडियन एजेंसीज हमेशा इसके पीछे लगी रहती हैं, इनको पकड़ने के और इनको ये करने के। भारत के लिए ISIS उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि भारत ने बहुत पहले से ही बहुत अर्ली स्टेप्स लिए थे, भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने, और इस तरह के लोग जितने भी आते गए उनको पकड़ते गए। ये फिर 50-60 ऑन द लूज हैं, कभी ना कभी वो भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि उम्मीद ये है कि इनमें से 99% तो इंडिया में है भी नहीं, ये है भी अभी बाहर ही, वो सीरिया, इराक, लीबिया और उधर बैठे हुए हैं। तो भारत के लिए एक चैलेंज तो है, लेकिन इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना बड़ा चैलेंज ये अमेरिका, जो जब अमेरिका इनको यूज करने लगता है। और देखिए, अमेरिका, मैंने आपसे कहा ना, अमेरिका इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को यूज करता है, वो बनाता ही इनको इसीलिए है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अगर न्यूक्लियर रिएक्टर ले लेगी रूस से, जैसे कुडनकुलम प्लांट में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो हमने रूस से लिया हुआ है, तो उसके ऊपर उनको बड़ा दर्द है। हम जो हमारी जो असॉल्ट राइफल्स हैं, हम आज भी सबसे ज़्यादा रूस से ही प्रोक्योर कर रहे हैं। अभी आपको याद है वहाँ पे रायबरेली में उसकी अमेठी में उसकी फैक्ट्री भी लगी इंडिया में, मेक इन इंडिया के अंतर्गत। तो भाई अमेरिका की आप हमसे क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि आप, उनका ये कि आप सब कुछ हमसे लो। हमने कह दिया कि रूस से बात नहीं करी तो नहीं करनी, हमने कह दिया तेल नहीं लेना तो तेल नहीं लेना। ये नुपुर शर्मा वाला जो पूरा सिस्टम है वो कैसे इतना प्रोवोक हुआ था? वो कराया गया था। और मिडिल ईस्ट में जो प्रेशर बना, जो क्रिएट हुआ वेस्ट एशिया में, जिसकी वजह से नुपुर शर्मा को, बीजेपी को जो है सस्पेंड करना पड़ा पार्टी से,
उसका रीजन क्या था? उसको लीड किसने किया वेस्ट एशिया में? सऊदी अरब ने कुछ नहीं बोला था, यूएई ने, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कतर ने शुरू किया ये मूवमेंट। कतर ने अपने यहाँ ये बॉयकॉट, कतर ने रोज ऑफिशियल लेटर इशू करना, ये करना, और फिर उसको अल जजीरा के थ्रू प्रोपेगेट करना कि मतलब कि कतर ही एक देश है जो प्रॉफेट मोहम्मद की हुर्मत के लिए, उनकी शान के लिए, उनकी इज्जत के लिए जो है वो खड़ा है। बाकी हमारे तो जितने भी रूलर्स हैं, जितने भी शेख हैं, ये यूएई के, सऊदी अरब के, कुवैत के, ओमान के, ये तो सारे के सारे नपुंसक हैं, इनके मुंह से तो आवाज नहीं निकल रही। तो फिर बाकी देशों ने भी कहा कि गवर्नमेंट को बोला कि यार आप कर दो इसके खिलाफ, वरना हमारे यहाँ प्रेशर बन रहा है, लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कतर के लिए सिंपैथी बन रही है। तो ये सारा सारा कतर ने कैसे कहने पे किया? कतर चलता सीआईए के कहने पे। तो ये एक पूरा, जब आप वाइडर पर्सपेक्टिव में ये सारी चीजें देखेंगे ना, तो आपके यहाँ पे हर प्रॉब्लम, कुछ जितनी भी चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं जाकर के डांडे लास्ट में वो सीआईए से मिल जाएंगे। गुरपतवंत सिंह पन्नू का जो ऑफिस है न्यूयॉर्क में, वो फर्स्ट फ्लोर पे है। जिस बिल्डिंग के, उसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे गुरपतवंत सिंह पन्नू का ऑफिस है और ग्राउंड फ्लोर पे एफबीआई का ऑफिस है। अब मुझे बताइए, अब पन्नू का जब असैसिनेशन की जब बात आई तो पूरे के पूरे यूएस एस्टेब्लिशमेंट लग गई उसको प्रोटेक्ट करने में, डीए इन्वॉल्व हो गई। हमने तो पूरे डिटेल में बताया था उस वीडियो में, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, कि कैसे इन लोगों ने जो है पूरी पूरी एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इन्वॉल्व हो गई, जो अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी है, जिसके नीचे ये सारे सीआईए, एफबीआई, डीए सारे आते हैं, वो इन्वॉल्व हो गई। उन्होंने सिग्नल ऐप जो है वो हैक किया, उससे उसको ब्रेक करने की कोशिश की इन्होंने। तो पन्नू क्या है? क्यों इतना पन्नू आपके लिए वैल्यूएबल है? क्योंकि वो इंडिया को उसकी औकात में रखने के लिए है, वो एक टूल है इंडिया को परेशान करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। जब इंडिया बहुत ज़्यादा सॉवरेनिटी, बहुत ज़्यादा कि नहीं हम एक सॉवरेन कंट्री है, हम आज़ाद कंट्री है, हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे, हम इलेक्टेड गवर्नमेंट है, 140 करोड़ का देश है, हम अपना भविष्य का निर्धारण खुद करेंगे। अच्छा ठीक है, लगाओ जरा नुपुर शर्मा वाला, लगाओ जरा एक मूवमेंट किसान आंदोलन, चलाओ जरा एक मूवमेंट यहाँ पे ये वाली, ये नॉर्थ और साउथ वाला कर दो एक। तो उनकी जो चेन्नई कॉन्सुलेट है यहाँ पे, यूएस एम्बेसी की, वो करती क्या है? उसका काम बेसिकली नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड ही तो करना है। वो चेन्नई में बैठ के जितने भी द्रविडियन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके साथ मीटिंगें करते हैं, और इनके साथ मीटिंगें करके इस देश को कैसे नॉर्थ साउथ में डिवाइड करना है, इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाओ, इसके ऊपर काम करो। आपको पैसा चाहिए, आपको कोई हेल्प चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए, आपको ग्लोबल सपोर्ट चाहिए, हम ला के देंगे आपको। ये काम है इनके। बहुत सारे इंडियंस रहते हैं वेस्ट में, अमेरिका में रहते हैं, हमारे देखने वाले बहुत सारे अमेरिका में रहते हैं। मतलब ये जियोपॉलिटिकल रियलिटीज है। मतलब हम किसी देश के, हम अमेरिका के रहने वाले उनके लोगों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी जो डीप स्टेट है, वो डीप स्टेट काम ही इसी तरह से करती है। उनका मोडस ऑपरेंडी यही है, उनका काम करने का तरीका यही है। और वो भारत ही नहीं, भारत जैसा कोई भी देश उनको बर्दाश्त नहीं है जो इतना सॉवरेन हो, इतना पावरफुल हो, जो न्यूक्लियर पावर भी हो, और इतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया में उन्होंने इमेजिन भी नहीं की थी कि यार एक ही गवर्नमेंट जो है 10 साल तक पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, तीसरी बार भी पूर्ण बहुमत के साथ आने जा रही है। कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। और मैं आपको बताऊं, अगर उनको चाइना को काउंटर करने के लिए अगर भारत की जरूरत नहीं होती ना, तो इस देश में शाहीन बाग और किसान आंदोलन जैसे आंदोलन कभी खत्म ही नहीं होते, रोज लगे ही रहते। तो कहते हैं ना, वाटर मस्ट बॉयल एट द राइट टेम्परेचर। वो हमेशा इतना उबाल बना के रखते हैं कि भारत बिल्कुल कोलैप्स ना करे, बिल्कुल वो ना हो, बिल्कुल हमसे टूट के अलग ना हो, लेकिन भारत को उसकी औकात दिखाते रहो कि हम कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी करा सकते हैं, हम 1 करोड़ मुसलमान सड़क पे भी ला सकते हैं, हम एक नहीं, हम 25 शहरों में एक साथ दंगे भी करा सकते हैं, हम वो भी करा सकते हैं। तो मतलब ये बेसिकली इंडिया को उसकी औकात में रखने का इनकी टेक्निक है। बट कर नहीं पाएंगे कुछ, क्योंकि जो भविष्य है वो भविष्य भारत का ही है, अमेरिका का नहीं है। अमेरिका का जो गोल्डन रन था ना, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और उसकी जो साइंस है ना, वो चारों तरफ लगी हुई हैं, दिख रही हैं। जो वो लोग जो अंधे हैं, या वो लोग जो अमेरिका में जाते हैं, वहाँ पे थिंक टैंक्स में प्रवचन देते हैं, और उनकी 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस क्लास इंडिया से और फर्स्ट क्लास ट्रैवल एंजॉय करते हैं, उनको भले ही ना दिख रहा हो, उन्होंने आंखें बंद कर रखी हो, बट वो ऐसा है नहीं। अमेरिका की पावर श्रिंक कर रही है, और करते करते हो जाएगी। और इंडिया को ये चीज़ पता है, इंडिया की एजेंसीज को पता है कि दे आर नॉट द पीपल टू बी ट्रस्टेड, और वो कर लेंगे।
हमें पता है कैसे डील करना है। हमने जब अमेरिका सोल सुपर पावर था, ठीक है, और अमेरिका जब पाकिस्तान की बिल्कुल अपनी गोद में बिठा रखा था, हमने तब पाकिस्तान को 2 हिस्से में तोड़ दिया था। हमने तब पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी। जब कारगिल के समय आपने हमें सैटेलाइट इमेजेस नहीं दी, हमने उसके बावजूद कारगिल को जो है वो रिकैप्चर किया। तो अब तो बात बहुत आगे निकल गई है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत पानी बह गया सतलज में। बहुत पानी बह गया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। और आपके जो टाउट्स है पाकिस्तान टाइप और ये ISKP और ये वो फलाना ठिकाना, कोई कुछ नहीं है। दुनिया में एक लौता देश है भारत जिसने इंसर्जेंसीज खत्म की हैं। आर्म्ड इंसर्जेंसी खत्म करने वाला एक लौता देश भारत है। और दुनिया में कोई देश नहीं है जो ये कह सकता हो कि हमने आर्म्ड इंसर्जेंसी खत्म कर दी हो। पाकिस्तान में देख लेते हैं ना, बलोच इंसर्जेंसी आज तक खत्म नहीं हुई, पश्तून इंसर्जेंसी आज तक खत्म नहीं हुई। आप चले जाइए टर्की, कुर्द इंसर्जेंसी, मैंने आपको बताया, आर्म्ड इंसर्जेंसी आज तक खत्म नहीं कर पाए। दुनिया में कोई देश नहीं है जिसने आर्म्ड इंसर्जेंसीज खत्म की हो। भारत ने जम्मू कश्मीर में आर्म्ड इंसर्जेंसी खत्म की, पंजाब में खालिस्तानी आर्म्ड इंसर्जेंसी खत्म की, नॉर्थ ईस्ट में 1 दर्जन से ज्यादा अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो खत्म की हैं भारत ने। इक्का दुक्का रह गई हैं, वो भी नाम मात्र की रह गई हैं, उनके पास भी कुछ रह नहीं गया। तो दुनिया में भारत इकलौता देश है। नक्सल आतंकवाद भी खत्म की हो रहा है एकदम। नक्सल आतंकवाद ऑलमोस्ट खत्म, 90% खत्म हो चुका है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई हमने वो काम किया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। अमेरिका को बेचते कुछ नहीं। सुपर पावर तो हम ही हुए। अगर हम नहीं है तो बनेंगे हम ही। अगर हम नहीं है आज सोल सुपर पावर, तो बनेंगे हम ही, क्योंकि क्वालिटी सारी हमारे अंदर है, काम हमने सारे सुपर पावर वाले ही किए हैं।